Good afternoon, everyone. Let's wait for 2 more minutes for others to join. ओके गाइस, सो हम लोगों ने अभी कल तक जो टॉपिक कवर कर लिए हैं, आई जस्ट ओपन द सिलेबस। मॉड्यूल 4 की अगर मैं बात करूं, आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। अभी मैंने शेयर नहीं करा अपना स्क्रीन। हमने जो टॉपिक्स कल तक कवर कर लिए थे वो प्रोडक्शन है, मॉड्यूल से प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम कर चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके अलावा हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू स्केल ये दोनों कर लिया है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जो हमने पढ़ा था, इनकी स्टेजेस हमने पढ़ ली हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, जो भी था दोनों का डिफरेंट था। उसके बाद हमने डिसइकोनॉमीज और इकोनॉमीज पढ़ लिया था, जिसमें कि हमारे दो फैक्टर्स आ रहे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज थी और एक्सटर्नल इकोनॉमीज थी, इंटरनल डिसइकोनॉमीज थी और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज थी। ये टॉपिक हमारा कल में कवर हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अभी तक इस यहाँ तक इन सब टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कुछ भी अगर इश्यूज हैं तो मुझे बताइए, अदरवाइज अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर आप अपने मॉड्यूल 4 को रेफर करेंगे सिलेबस को, मॉड्यूल 4 यानी कि यूनिट 4 में जो है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, कौन कौन सी यू कैन से टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमारी हो सकती हैं, या क्लासिफिकेशन। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और एक है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। और उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट आगे सिलेबस में ही मेंशन किया हुआ है, जैसे अकाउंटिंग कॉस्ट, संक कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड अदर थिंग्स। तो ये सब हम कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी पढ़ेंगे, और कॉस्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, we will also cover that. So I'm going to share my screen with you guys now, with this new topic, considering that whatever we have covered until yesterday is all clear to everybody. ये जो मैंने आपसे शेयर करी अभी फाइल, दिस इज अ वर्ड फाइल, मैं आपको उसको पीडीएफ में करके शेयर कर दूंगी एज दी नोट फॉर द नोट्स।
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और इसमें हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी कवर करने वाले हैं. सो टू स्टार्ट विद वी विल हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, इनपुट्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, फिर एक उसके बाद आउटपुट क्या होता है, एक फिनिश प्रोडक्ट होता है. ये सब कुछ हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, that what exactly and how exactly these things takes place in any economy. If any production is going on in any economy on the economic level, the whole world, the country wide level, or maybe at the business level also, if we talk about the individual thing. अगर हम छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे बात करें तो हम एक बिजनेस या एक कंपनी की भी बात कर सकते हैं, प्रोडक्शन की, या किसी एक फैक्ट्री की प्रॉपर बात कर सकते हैं, या अगर हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं एज एन इकोनॉमी, तो हम पूरी कंट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि एक्यूमुलेट करके पूरा जीडीपी फैक्टर करती हैं किसी भी इकोनॉमी का, तो हम उसके लिए भी बात कर सकते हैं. बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम चाहें तो मैक्रो लेवल पे या माइक्रो या मैक्रो दोनों लेवल पे हम अप्लाई करते हैं, और अप्लाई होते हैं दोनों लेवल पे सेम तरीके से. इट्स जस्ट दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एट इंडिविजुअल लेवल तो दैट विल बी माइक्रो थिंग, और अगर हम पूरी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पूरी एक इकोनॉमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मैक्रो हो जाता है. तो कुछ भी प्रोडक्शन अगर हो रहा है, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी लेवल पे हो रहा है, उसकी कुछ कॉस्ट होती है. वी any time we would start any kind of production, or we plan to start also, कि हम कुछ भी प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, कि हम एक प्रोडक्ट को बनाएंगे, बनाकर बेचेंगे, या क्या हमें कुछ भी प्रोडक्शन करना है, सो दैट व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस प्रोडक्शंस एंड एवरीथिंग, टू अर्न मनी और टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न वेल्थ, व्हाटएवर. प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कुछ भी जो भी काम करना पड़ रहा है, वो सब इज पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. और production is also part of that. Production basically all the steps which are being taken care in the production process are all operational activities of any company या business या country. तो उस प्रोडक्शन को करने का एक कॉस्ट आता है. अभी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. जो टेक्निकलिटी इन चीज़ों की नहीं जानते हैं, तो वो पर्सन कॉस्ट की जगह प्राइस की जगह कॉस्ट यूज़ करते हैं. हम अगर कभी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम बहुत बार पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट है, इस प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट है. हम ऐसे पूछते हैं उनसे कि हमें मतलब कितने में वो प्रोडक्ट मिलेगा. बट आइडियली वो प्रोडक्ट का कॉस्ट हमको नहीं पूछना चाहिए, उस प्रोडक्ट को का प्राइस हमको पूछना चाहिए. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस. वी बीइंग द इकोनॉमिस्ट्स, अगर हम एक इकोनॉमिस्ट की बात करें, तो ही वुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस. सो आई जस्ट मेक यू एक्सप्लेन. एक ओवरव्यू देने के बाद हम कॉस्ट, क्योंकि हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट में क्या क्या आता है. किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा पैसा लग रहा है, किसी भी चीज़ को, एनी प्रोडक्शन प्रोसेस विच इज़ टेकिंग प्लेस, एंड टू टेक प्लेस दैट प्रोडक्शन प्रोसेस वी हैव टू इन्वेस्ट some money is to be invested. वो पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया, वो किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में हो सकता है, चाहे तो वो ऑफिस बनाने में हो, या फिर वो मशीनरीज खरीदने में हो, या फिर वो ह्यूमन कैपिटल को डिप्लॉय करने में हो, जिनका हम ह्यूमन कैपिटल, जिनका हम स्किल्स यूज़ करेंगे, या जो एक्चुअल में काम करेंगे, लेबर हो सकता है, कोई भी पर्सन. जहाँ जहाँ पे हमारा पैसा लग रहा है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो हमारा कॉस्ट होता है. कॉस्ट को हम आगे क्लासिफाई कर देते हैं दो चीज़ों में, फिक्स्ड में और वेरिएबल में. कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है किसी भी बिजनेस के लिए, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है. वेरिएबल कॉस्ट वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्शन लेवल, या डिपेंडिंग अपॉन दी यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्शन. कि हमें आउटपुट बढ़ाना है तो वेरिएबल इनपुट को बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट कम करना है तो वेरिएबल इनपुट कम लगेगा. इनपुट का मतलब कॉस्ट, ठीक है. और जब हमने वो प्रोडक्ट को तैयार कर लिया, एक उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए यूनिट ऑफ जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस किया है हमने, टोटल कॉस्ट जो लग गया, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो वो हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ गया. यानी कि सपोज हम एक पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या हम एक गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी, उसको पूरा बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमारा पैसा लगा है, वो कॉस्ट में आ जाता है. अब क्या हमारा जो टोटल पैसा कॉस्ट लगा है, उतने ही कॉस्ट पर हम जाकर मार्केट में बेचेंगे वो प्रोडक्ट? नो, हम उस प्राइस पर नहीं बेचेंगे, बिकॉज देन देर इज नो पॉइंट डूइंग बिजनेस. फिर हम अर्न क्या करेंगे, हमारी अर्निंग्स कुछ नहीं होगी. जितना पैसा हमने लगाया उतने ही प्राइस पर अगर हम उतनी कॉस्ट पर अगर हम बाहर जाकर मार्केट में वो प्रोडक्ट बेचेंगे, तो हमारा अपना प्रॉफिट तो कहीं हुआ ही नहीं. तो जनरली बिजनेस क्या करते हैं, या कोई भी इकोनॉमी क्या करेगी, उसने प्रोडक्शन किया,
कॉस्ट निकाल लिया, इस प्रोडक्ट को बनाने का मेरा इतना कॉस्ट आया, 100 रुपये सपोज आया है कॉस्ट, तो अब हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में 120 रुपये का बेचेंगे, 130 रुपये का बेचेंगे, वॉट एवर इज आर मार्जिन, 10%, 20%, 30%, जितने भी मार्जिन पे हम काम करना चाहते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। जितने भी मार्जिन पे हम काम करना चाहते हैं वो हम कॉस्ट में हम एडिशनल अपना प्रॉफिट जो ऐड करेंगे, जो हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, दैट बेसिकली इज द रेवेन्यू। रेवेन्यू भी कहते हैं प्रॉफिट को, अर्निंग्स भी कहते हैं एक तरह से। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस, यानी कि प्राइस जो होता है वो पैसा होता है जिसपे कि वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा और डायरेक्ट कस्टमर जो कंज्यूम कर रहा है वो उसको उस प्राइस पर खरीदेगा। लेकिन कॉस्ट जो होती है वो सम होता है ऑफ मनी जो कि हमने लगाया और उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया। So by this we will now understand that what exactly is the meaning and the definition of the cost of production. Cost of production is meant the total sum of money, वो total sum of money, total पैसा हमारा required for the production of a specific quantity of output। जितनी भी quantity, specific quantity हमने define कर ली कि हमें 100 यूनिट बनाने हैं, 200 यूनिट बनाने हैं, 2000 यूनिट बनाने हैं, कुछ भी जो भी हमारा है प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक आउटपुट को बनाने के लिए जो पैसा हमें लगता है वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर हम इसको इकोनॉमिक्स में देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज अ स्पेशल मीनिंग, इट इज ऑल ऑफ द पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स नेसेसरी टू ऑब्टेन अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमने हमने, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो हम उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने पढ़े हैं वो 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल या मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योर, हमने जिसको समझा था, जो एक एक्चुअल पर्सन है, जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट है, जिसने कि एक्चुअली कंपनी स्टार्ट की है, हु इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द रेस्ट ऑफ द अदर प्रोडक्शन फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ कि हम कोई भी खर्चा जो भी किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे या इनपुट पे कर रहे हैं, कोई भी पैसा कहीं पर भी, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल को पे करने के लिए हो, चाहे वो लैंड प्रोक्योर करने के लिए हो, चाहे वो कैपिटल में हम कहीं और कुछ अपना वेरिएबल फैक्टर को बाय करने के लिए कर रहे हों, या एंटरप्रेन्योर ने अपना ही कुछ, वो भी ऑफ कोर्स अगर एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन है या एक मैनेजमेंट है तो उनकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होती है। Those are not part of human capital, but separate factor of production, but उनका भी कुछ कॉस्ट होगा। तो हम इन चारों, प्लीज म्यूट योरसेल्फ until you have to speak something. ओके, सो अंडरस्टूड डेफिनेशन के हिसाब से कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, दैट एनीथिंग, एनी एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर और द पेमेंट विच वी आर डूइंग व्हाइल मेकिंग एनी प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल एंड प्रोड्यूसिंग एनी आउटपुट, स्पेसिफिक आउटपुट या specific quantity of the output or the product, that is called cost of production. Production costs are also defined as those costs which must be received by resource owners in order to assume that they will continue to supply them in a particular time of production। एक पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम पीरियड में जितनी प्रोडक्शन हो रही है, जितना आउटपुट आएगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जितने भी रिसोर्सेज पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो सब कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कि मतलब वो चीज़ें जहाँ जहाँ पर हम पैसा अगर खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं सम ऑफ मनी, वो हमारा कॉस्ट कंसिडर होगा। जैसे कि एक तरह से एग्जांपल आप समझ सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी द एग्जांपल्स और यू कैन से द पॉइंट्स वेयर वी वुड स्पेंड द मनी एंड दोज मनी इन्वेस्टेड और स्पेंड or whatever we will spend will collectively be known as the cost of production. So just give me a minute, एक सेकेंड, क्या हुआ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जैसे वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, purchase of raw machinery, raw material, installation of plant or any machinery, इसको purchase of raw material कर देते हैं हम।
क्योंकि मशीनरीज तो हमने नेक्स्ट पॉइंट में ले लिया। इंस्टॉलेशन है या कोई भी मशीनरी को बाय करना है या कोई प्लांट ही स्टार्ट करना है। प्लांट का मतलब यहाँ पर वो पौधा नहीं हुआ, प्लांट का मतलब यहाँ पर होता है कोई फैक्ट्री या कोई ब्रांच स्टार्ट कर देना ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। वेजेस ऑफ द लेबर, वेजेस सैलरीज, इन दोनों चीज़ों में भी डिफरेंस होता है। हर किसी को टेक्निकलिटीज नहीं पता। हम वेजेस जो है वो लेबर्स को मिलती है। लेबर्स आर द पीपल हु वर्क ऑन डेली बेसिस। तो वेजेस हम लोग डेली बेसिस पर जिनको पैसा देते हैं वो वेजेस होती हैं, और सैलरीज आर पेड ऑन दी मंथली बेसिस। सैलरीज आर जनरली पेड टू दी मैनेजरियल लेवल पीपल और टू दी वाइट कॉलर पीपल। और जो ब्लू कॉलर लोग होते हैं, जो जिनका जो लेबर क्लास होती हैं, जो लो लेवल लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो वेजेस बेसिस पे काम करते हैं। अब तो खैर ये भी कम्प्लीटली बैन ही हो गया है कि वेजेस के बेस पर कोई काम नहीं करता। जनरली उनको भी सैलरीज ही मिलती हैं जो लेबर क्लास भी हैं। तो अगर हम किसी को वेजेस पे कर रहे हैं, वो भी किसी को सैलरीज पे कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारा, ये सब एलिमेंट्स हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पैसा लगा रहे हैं तो वो कहाँ, वो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने कहीं से बाहर से कैपिटल रेज किया हुआ पैसा जो हमने लिया हुआ है अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, हमें पैसा चाहिए होता है, वो मार्केट से हमें उठाना पड़ता है। मार्केट से हम शेयर्स को बेचकर उठाएं, बैंक से लोन लें, कुछ भी करें। गिव मी जस्ट 1 मिनट, होल्ड ऑन। ओके, कमिंग बैक, पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। कोई भी हम वेयर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी एंड बिल्डिंग, वेयर एंड टीयर का दूसरा नाम होता है डेप्रिसिएशन। वेयर एंड टीयर मींस, और द डेप्रिसिएशन मींस दैट एनी मशीनरी और एनी बिल्डिंग, कोई भी हमारा ऐसा फिक्स एसेट जो हमने किसी एक कॉस्ट पे खरीदा है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, बट हर साल उसका कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो कम होता है। जैसे हमने सपोज कोई बिल्डिंग बनाया, तो अगले साल वो बिल्डिंग थोड़ा सा तो होगा, उसका कुछ ना कुछ नॉर्मल वेयर एंड टियर होगा, मेंटेनेंस का कुछ पैसा लग सकता है, या उसकी कॉस्ट थोड़ी सी तो कम होगी। या कोई मशीनरी है, मशीनरी की अगर लाइफ 10 ईयर्स है और 1 साल हो चुका है, तो यानी कि उसका 10% जो वैल्यू है वो कम हो गया है आफ्टर अ ईयर, तो वो नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है मशीनरी का या किसी बिल्डिंग का। कुछ डेप्रिशिएट हो जाना मतलब, देखो किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो वो अप्रिशिएट होती है, किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होती है तो वो डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सब हम कंसिडर कर सकते हैं एज दी एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट क्या होता है ना? नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज मेंट इन द इकोनॉमिक्स इज द सम ऑफ द मनी व्हिच इज नेसेसरी टू कीप एन एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। मतलब अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब oh just a minute, battery is low. So व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट एक वो प्रॉफिट है जिसके लिए कोई भी एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है। अगर ये प्रॉफिट नहीं होगा तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा बिजनेस को, मार्केट में वो बिजनेस रहेगा नहीं। एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन एन इकोनॉमी। अगर हम कुछ भी ऐसा अपना ओवरऑल प्रोडक्शन जो कंट्री में हो रहा है या जीडीपी जो कंस्टिट्यूट करता है, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो इकोनॉमी जो है प्रॉफिटेबल नहीं है, इकोनॉमी डेवलपिंग है या लॉसेस में है, फिर रिस्पेक्टिव जीडीपी कम हो रहा है, तो मतलब कंट्री इज नॉट ग्रोइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी आपको एक फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल दिया था। जो कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्शन का, वो हम इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अलग अलग तरह से। जो कि इकोनॉमिस्ट थे
मेड उन्होंने बताया अपनी एक बुक में बताया कि जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है ये कुछ सेक्शंस में किया हुआ है। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स हैव गिवन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। हर एक्सपर्ट को जो लगता है वो अपनी थ्योरी अलग से बना देता है, जैसे बहुत पहले से होता ही आ रहा है ये शुरू से ही, और हर जगह हर चीज़ में होता आ रहा है। इट्स नॉट ओनली जस्ट इकोनॉमिक्स बट इन डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, के लॉस बन जाते हैं या डिफरेंट वो लोग थ्योरी दे देते हैं कि मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होनी चाहिए। तो इसी तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कुछ क्लासिफिकेशन जो एक इकोनॉमिस्ट ने दिया वो ये दिया कि पहला उन्होंने डिवाइड कर दिया प्रोडक्शन कॉस्ट में। प्रोडक्शन कॉस्ट में रेंट, वेज, इंटरेस्ट, मटेरियल, जो भी ये सारी कॉस्ट लग रही है वो प्रोडक्शन कॉस्ट में हम कंसिडर करेंगे। सेकंड हमारा हो गया सेलिंग कॉस्ट, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने की भी कॉस्ट। ये नहीं कि सिर्फ हमने बना दिया, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद क्या वो हमारे सिस्टम में रहेगा यही, जैसे आईफोन फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने कल एक फ़ोन लॉन्च करा है, तो क्या वो फ़ोन्स उनके सिस्टम में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पड़े पड़े ऐसे ही बिक जाएंगे, सेल हो जाएंगे? नहीं, सेलिंग की भी कुछ कॉस्ट होगी। वो प्रोडक्ट्स वहाँ से उठकर उनके वेयर हाउस से या उनके स्टोर्स जहाँ पर भी वो होंगे, उन स्टोर्स में या आउटलेट्स में आएंगे जहाँ पर एक्चुअल में सेलिंग होगी। उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, वहाँ से कंपनी से उठाकर यहाँ से एक जगह से दूसरी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना, क्योंकि सेल तो मार्केट में होगा, कोई किसी कंपनी में जाकर तो सेल नहीं, परचेज सेलिंग और परचेजिंग नहीं होती है, राइट? तो उसके लिए सेल परचेज करने के लिए एक मार्केट बना हुआ है, मार्केट तक वो चीज़ों को पहुँचाना। तो मेड ने बोला कि हम सेलिंग कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ बनाने की कॉस्ट को रखते हैं, सेलिंग की कॉस्ट को नहीं रखते। हम अपने सेल्स डिपार्टमेंट को बहुत सारे इंसेंटिव्स देते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ये सेल इतना बेचोगे तो इतना तुम्हारा कमीशन रहेगा, इतना परसेंटेज तुम्हारा एक्स्ट्रा सैलरी में एज एन इंसेंटिव आ जाएगा। तो वो भी एक एडिशनल कॉस्ट हो गया, सेलिंग कॉस्ट हो गया। तो अगर हम वो चीज़ फैक्टर नहीं करेंगे कॉस्ट में तो हमारा प्रॉफिट ठीक से नहीं निकल पाएगा। सो देयर इज ऑलवेज सम कॉस्ट इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू सेल समथिंग, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना। नाउ बिकॉज इट वाज इन द न्यूज़, एवरीबडी नाउ नोज, even while sitting at the home in our homes, we all know that the new market that the market has got a new phone launched by the Apple yesterday, which is like model 12 or whatever features and everything we can check if we are really interested to buy, right? तो ये सब मार्केटिंग कॉस्ट है, उनका कुछ ना कुछ पैसा तो लगा होगा इतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट को मार्केट करने में, so that it is reaching, the news is reaching and the product is actually this news is reaching to everybody that the product is available in the market to go and buy, and this has got so and so features and it will be available on so and so stores at this and this price. Okay, so sundry cost, third उन्होंने classification बोला sundry costs, it includes all other costs such as insurance, payment of taxes, ये सब चीज़ें। जैसे कि सन्ड्री कॉस्ट भी बहुत बार हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट क्या होती है, अगर हमने बहुत सारा प्रोडक्ट सपोज बना लिया, एक से 2 lakhs ऑफ द यूनिट्स हमने बना के रख लिया और हमने वो कहीं स्टोर कर दिया, वेयर हाउसेज में जनरली हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं वो स्टोर रहते हैं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपने उन प्रोडक्ट्स को जो वेयर हाउस में है इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। जैसे सपोज उन्होंने एक साथ 5 लाख यूनिट बना दिया प्रोडक्ट का, कुछ भी फोन्स बना दिए या पेन बनाती है, कुछ भी बनाती है कोई भी कंपनी, तो उन्होंने वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके इकट्ठा 1 लाख 2 लाख 5 लाख का यूनिट बना के वेयर हाउस में रखा, और जैसे जैसे जब डिमांड आएगी वेयर हाउस से वो मार्केट में पहुंच जाएगा प्रोडक्ट और वो बिकेगा। तो अगर वहाँ वेयर हाउस में रखा हुआ है तो एक्सीडेंट्स कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकते हैं। मे बी वेयर हाउस में आग लग सकती है, वेयर हाउस में कुछ और ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग ही वेयर एंड टेयर हो जाए, बिल्डिंग को कुछ हो जाए, तो वो सारा प्रोडक्ट जो है वो लॉस हो जाएगा। तो उसको सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस करवा के रखते हैं कि इन एनी केस ऐसा एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो जाता है या कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी हमको वो क्लेम देगी। तो वो जो हमने इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत पैसा उसको सेव करने के लिए, इन ऑर्डर टू इंश्योर आवर प्रोस्पेक्टिव एक्सीडेंट जिसकी वजह से हमें ह्यूज लॉस हो सकता है फ्यूचर में, हमने कुछ अभी थोड़ा सा कॉस्ट दे दिया जो हमने इंश्योरेंस करवा दिया कि इन एनी केस अगर कल को कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी होता है तो हमारा एटलीस्ट सेव है, लॉस नहीं होगा हमें। अदरवाइज अगर हम इंश्योरेंस नहीं करवाएं तो कुछ भी हो जाता है तो फिर वो पूरा हमारा ही लॉस है, सारी यूनिट्स हमारी ख़राब हो गई फिनिश प्रोडक्ट की, अब कौन खरीदेगा खराब चीज़? तो नोबडी वुड, इट इज़ नॉट गोइंग टू द मार्केट फॉर द सेलिंग पर्पस एंड ऑल दैट। सो ये सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस चार्जेस एंड ऑल दोज जो लगते हैं, दोज आर ऑल सन्ड्री कॉस्ट्स। ठीक है, ये इस तरह से क्लासिफिकेशन हो जाता है। अभी हम फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब चीज़ें भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि क्या है। सॉरी, क्लासिफिकेशन
तो ये सब हो गया, एक इकोनॉमिस्ट ने दे दिया। किसी एक एक्सपर्ट ने क्लासिफिकेशन में ही ये कहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है ये भी क्लासिफाई कर दिया है हमने कॉस्ट को। कुछ कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला कि नहीं, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट में भी हम ले सकते हैं। सो यू कैन पुट इट दैट बोथ वेज। टाइप्स ऑफ कॉस्ट में अब हम पहला पढ़ रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ऑल्दो इफ यू विल रेफर योर सिलेबस तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है अकाउंटिंग कॉस्ट, संक कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, जो हम एक एक करके बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, तो आप इस तरह से इसका डेफिनेशन जो एक दो हमने ऊपर पढ़ी है या अपनी लैंग्वेज में जो मीनिंग आप लिखना चाहते हैं वो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन में आप ये लिख सकते हैं सेलिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, सन्ड्री कॉस्ट, जो भी हमने अभी ऊपर पढ़ा है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स में आप फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को टाइप्स में डाल सकते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स विच any organization or any production unit or any economy which produces anything has to bear or incur these things. Those are types of costs. Now to analyze and understanding the firm's production decisions, it is important to know the different types of costs they are facing during this process. किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को टेक प्लेस करने के लिए या प्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए या कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली वी हैव टू इनकर सर्टेन कॉस्ट्स। और वो कॉस्ट हमको पता होनी चाहिए कि हमारा कितना कॉस्ट कहाँ पे लगेगा, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट कितने कॉस्ट पे जाके तैयार होगा। ऐसा नहीं हो कि हम कुछ कॉस्ट को इग्नोर कर दें और बाद में बदले अच्छा हमें इतना कॉस्ट तो यहाँ पर भी आ गया, हमें ये वाली गवर्नमेंट की पॉलिसी का नहीं पता था, गवर्नमेंट के इतने टैक्सेस का नहीं पता था, या और बहुत सारी ऐसी हिडन कॉस्ट जो हमें पहले हमने प्लान में डिसाइड किया और बाद में हमें बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्ट किसी प्रोडक्ट के अगर बन के तैयार होता है, कोई हाई कॉस्ट पे अगर कोई प्रोडक्ट तैयार होता है जितना हमने सोचा था, तो मार्केट में क्या उतने हाई कॉस्ट पर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए कस्टमर्स हैं भी, उनकी रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स। क्योंकि एनी बडी हु बाइज एनीथिंग, कोई भी कस्टमर जो मार्केट से कुछ भी खरीदता है वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खरीदता है, और अगर हमें उसको उस ज़रूरत की जो उसका पर्टिकुलरली बजट होगा उस पर स्पेंड करने का, अगर उससे ज़्यादा में हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है मार्केट में तो मे बी वो फिर बिके ही नहीं। सो वी बीइंग इनटू द बिजनेस, give me, excuse me please. Okay. So, in order to analyze and understand the firm's production decision, it is important to know the different kinds of cost. हमें जो जो हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट इनकर होंगी प्रोसेस में वो हमें पहले से आइडेंटिफाई करना चाहिए, एनालाइज करके हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर हमारी इतना इतना कॉस्ट लगेगा, और तभी हमारा बिजनेस प्लान बनना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। बिकॉज कहीं जगह पर बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट बहुत ह्यूज होती है, तो अगर वो हम लगा देंगे ह्यूज कॉस्ट तो वापस मिलने वाला नहीं है हमको। सो इन ऑर्डर टू start any production process, we should analyze first all the cost types of cost we have to incur in any production process. Different types of cost can be a fixed cost, variable cost. टोटल इन दोनों को मिला के सारा कॉस्ट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट में आ जाएगा कि पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट्स दैट डोंट चेंज विद द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जो हमने पहले भी शायद इस चीज़ को कवर किया है किसी लेक्चर्स में कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं दोज कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज्ड नो मैटर हम कितनी भी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाएं या कम करें। यानी कि अगर सॉरी, अगर हम किसी भी सपोज फिक्स्ड कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आ जाएंगी, जैसे कि सपोज रेंट ऑफ द फैक्ट्री या मशीनरीज में जो पैसा लगा दिया है। एक फैक्ट्री को बनाने के लिए जो कॉस्ट लग जाएगा वो तो एक इनिशियली लग ही गया, उसमें जितनी मशीनरीज आके इंस्टॉल हो गई वो हमारी कॉस्ट लग ही गई। अब उस मशीनरी से हम 1 यूनिट बनाएं या 1000 यूनिट बनाएं वो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। मतलब अगर हम किराया दे रहे हैं फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग का या एक लैंड का जहाँ पर हमारा ऑफिस है, तो अब किराया तो जाएगा ही उतना, सेम फिक्स्ड कॉस्ट है, हर मंथ का उतना ही जाएगा, चाहे हम ऑफिस को खोलें 2 दिन खोलें
पूरे 30 दिन खोलें, काम प्रोडक्शन करें नहीं करें, जीरो प्रोडक्शन करें तो भी रेंट जाएगा। तो वो फिक्स्ड कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट हुई जो हमें एनालाइज करनी है कि हम जितना भी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कम नहीं होने वाली है, उतनी ही है। तो हम जितना प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे वो फिक्स्ड कॉस्ट उन नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो टोटल ओवरऑल यूनिट जो कॉस्ट पड़ती है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पड़ेगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम वही फिक्स्ड कॉस्ट में कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट हमारा ज़्यादा रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, मोर यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड मोर वेरिएबल कॉस्ट, लेस यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा। तो हम फिक्स्ड कॉस्ट अभी पढ़ रहे थे। फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट डोंट चेंज विद द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। क्लियर है कि आउटपुट हमने जितना भी प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा कम कैसे भी, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं चेंज होने वाली है। दैट इज दे हैव टू बी पेड इवन आफ्टर, दैट इज दे हैव टू बी पेड इवन आफ्टर देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट एट ऑल। यानी कि अपना ऑफिस चाहे हम बंद रखें, एक भी दिन नहीं ओपन करें ऑफिस, फिर भी उस पर्टिकुलर लैंड का अगर हमने किराए पर ले रखा है तो रेंट तो जाएगा ही जाएगा। सैलरी, हमने कुछ प्रोडक्शन नहीं करा, सैलरीज तो एम्प्लॉयज लेंगे ही लेंगे। So those fixed, for example, if you want to open a burger restaurant, you will need to pay rent for your location. जैसे burger restaurant का ही हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने एक रेस्टोरेंट खोला है या कुछ भी है, उसका एक रेंट तो जा ही रहा है। अब हम चाहे वो रेस्टोरेंट ओपन करें, चाहे हम वहाँ पर कुछ बेचें या नहीं बेचें, या प्रोडक्शन हाउस है अगर हमारा, तो हम फैक्ट्री खोलें या नहीं खोलें, कुछ प्रोडक्शन हो या ना हो, लेकिन हमारा रेंट जो है वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, salaries and everything, there are so many fixed things which comes with the in the form of fixed cost. Now, what is variable cost? Variable costs are those costs that change with the quantity of the output produced. जैसे मैंने बताया, ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा हो रहा है तो ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, कम प्रोडक्शन है तो कम कॉस्ट लग रही है। ऐसे कौन कौन सी चीज़ होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर अभी मैंने बर्गर का एग्जांपल लिया हुआ है, इनमें जिस जो ये अभी नोट्स में आपको शो कर रही हूँ, लेकिन अदरवाइज इफ वी टॉक अबाउट अ प्रोडक्शन कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिट है, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल किसी भी चीज़ का है बनाने का, वो एक्चुअल में भी अगर हम बर्गर का भी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्यूस है, बंस हैं, जो हम बंस से बर्गर बन रहे हैं, या कुछ सॉस उसके अंदर हम डाल रहे हैं किसी भी बर्गर को प्रिपेयर करने के लिए, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये इसका रॉ मटेरियल है। क्या बर्गर बनाना है तो हमें बन तो चाहिए होंगे, बर्गर बनाना है तो हमें उसके अंदर में भी पोटैटो का कुछ हमें डालना पड़ेगा, हमें कुछ और सॉसेस डालने पड़ेंगे उसके अंदर, हमें और कुछ भी जो भी इंग्रेडिएंट्स, वेजीज डालना है, या अगर नॉन वेज बर्गर है तो देयर वुड बी सम कॉस्ट ऑफ मीट आल्सो। ये सारे रॉ मटेरियल हो गया इस प्रोडक्ट के लिए। तो अगर हम कोई प्रोडक्ट, प्लास्टिक का कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कंज्यूमेबल नहीं है लेकिन यूज होगा बाद में, तो उसके लिए रॉ मटेरियल प्लास्टिक होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है कॉस्ट कि अगर हम, और अगर ये सपोज नंबर ऑफ बर्गर्स वुड बी 0, तो फिर तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना बन की, एक भी बन नहीं चाहिए होगा, फिर सॉस की भी जरूरत नहीं पड़े, लेट्यूस की जरूरत नहीं पड़े, इंग्रेडिएंट्स जो उसके अंदर डल रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़े। तो ये वो कॉस्ट होगी जो कि प्रोडक्शन अगर एक्चुअल में हो रहा है, आउटपुट निकल रहा है, तभी ये कॉस्ट आएगा, इनकर होगा, और अदरवाइज ये कॉस्ट नहीं आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट वो चीजें हो गई विच चेंजेस विद द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, लेसर तो लेस, मोर तो मोर। ठीक है, सो बेसिकली दी वेरिएबल कॉस्ट फॉर 20 बर्गर्स विल बी लेसर, बट वेरिएबल कॉस्ट फॉर 100 बर्गर्स विल बी मोर, क्योंकि 100 बर्गर्स के लिए हमें एटलीस्ट 100 बन्स चाहिए होंगे, 20 बर्गर के लिए 20 बन चाहिए होंगे, तो प्रोपोर्शनेटली वो कॉस्ट कम ज़्यादा हो रही है डिपेंडिंग अपॉन दी आउटपुट। टोटल कॉस्ट को जनरली हम एक टर्म है जिसमें कि हम सारे टोटल कॉस्ट इनकर हो जाना फिक्स्ड और वेरिएबल में, अगर हमने दो चीज़ों में क्लासीफाई किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, so those all the cost entirely or in total if will be calculated together, तो वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। सारी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सारी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ जहाँ भी जो भी कॉस्ट हमारी इनकर हुई है, उन सब का टोटल करके हम एक टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं कि ओके, नाउ इफ यू विल प्रोड्यूस वन बर्गर टोटल, so in order to produce any quantity, specific quantity for anything, the total cost will be this.
तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर हमने एज्यूम कर लिया कि फिक्स्ड कॉस्ट सपोज हमारा 1000 है या 2000 है और हम बर्गर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 200 या 20, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड होगा उन 20 बर्गर में या क्वांटिटी जो भी प्रोड्यूस करा है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारा जो एक्चुअल में इनकर होगा हम बोलेंगे कम या ज़्यादा। नाउ जस्ट गिव मी 2 minutes, आई एम गोइंग टू क्लिक द अटेंडेंस फर्स्ट एंड देन आई विल कम बैक। हाँ, ओके। सो वी वर ऑन टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स। तो हमने इसमें वेरिएबल, फिक्स्ड और टोटल कॉस्ट को अंडरस्टैंड कर लिया। बट इन इकोनॉमिक्स हमारे लिए अगर हमें दो चीज़ें पढ़ते हैं तो दो या तीन कॉस्ट जो हमने अभी तक कवर करा है, दिस इज ओके टू अंडरस्टैंड। बट इफ वी आर इनटू because there are certain organizations which actually factor their price, their costs इन डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑल्सो, या अलग अलग टाइप्स में भी वो अपना फैक्टर करती हैं। जैसे कि अकाउंटिंग कॉस्ट एक हमारा टाइप हो गया जो हमारे सिलेबस में भी गिवन है कि अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है। अब अकाउंटिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की सिमिलर है, डिफरेंट है, वो क्या है ये हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप बेसिकली इफ यू कैन अंडरस्टैंड और इफ यू कैन स्टडीज अकाउंटिंग कॉस्ट जो हमारे सिलेबस में गिवन है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग कॉस्ट भी क्या होता है। अकाउंटिंग कॉस्ट लाइक अकाउंटिंग प्रॉफिट follows the basic principles of accounting. In the similar terms, accounting cost is overall cost of anything your business has paid. अकाउंटिंग कॉस्ट हमने एक अलग टर्म इस चीज़ को इसलिए दिया है क्योंकि बेसिकली जो भी कॉस्ट हम इंकर कर रहे हैं, चाहे वो फिक्स्ड है, वेरिएबल है, कहीं पर कुछ भी है, तो हम अपने अकाउंट्स में उसको कैसे फैक्टर कर रहे हैं। अकाउंट यानी कि अकाउंट्स में हम कहाँ पर उसको डेबिट, क्या कब चीज़ हम डेबिट कर रहे हैं, क्या चीज़ हम क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट एंड ऑल दैट, जो हमारा कॉमर्स से रिलेटेड या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बुक्स मेंटेन करता है। हर कंपनी का अपना एक बुक्स होता है। देयर आर सो मेनी अकाउंट्स विच आर बीइंग मेंटेन, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, P&L जिसको हम बोलते हैं, और उन सारे एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, या इन सब एक्सपेंसेस को जहाँ हमें फैक्टर करना होता है और हम उन अकाउंट्स में हम उनको कंसिडर करते हैं।
और उनके बेसिस पर फिर हम आगे अपनी बैलेंस शीट कंपनी की बनाते हैं। बैलेंस शीट वुड बी द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, और वो पर्टिकुलरली फिर आगे अपना गवर्नमेंट को हम सीएस के थ्रू हम अपना वेरीफाई करवा के, कंपनी चेक करवा के सब एक्सपेंसेस वेदर एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इन द सेम फैशन और नॉट द वे इट शुड बी, and all the accounts are correct or not, all the expenses are shown or not, all the incomes are being taken into consideration in our accounts or not। तो ये सब अकाउंटिंग कॉस्ट हो गई है, कौन सी चीज़ को कहाँ पर हमें फैक्टर करना है। अकाउंटिंग कॉस्ट को और डिटेल में मैं आपको भी और बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट से एक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करती हूँ। अभी तो टाइम इज़ अबाउट टू ओवर, सो लेट्स टेक इट फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम, हैव गुड डे। हाँ, we'll just meet next time. Thank you. Bye bye. Yes, right.